बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली जो वीडियो है ये है क्लिनिकल गवर्नेंस के ऊपर। ये वीडियो है इंसिडेंट रिपोर्ट के ऊपर। ये वीडियो है रिस्क असेसमेंट के ऊपर। ये वीडियो है रूट कॉज एनालिसिस के ऊपर। और फिर ऑडिट भी वैसे तो इसी वीडियो का एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑडिट एक सेपरेट से स्टेशन आता है, ऑडिट एक बड़ा पार्ट है, जिस तरह ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इस वजह से ऑडिट के ऊपर अलहदा से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो ऑडिट को मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा। वरना तो ऑडिट भी इसी एक बड़े सब्जेक्ट का, क्लिनिकल गवर्नेंस इज़ द मेन टर्म। ठीक है, क्लिनिकल गवर्नेंस जो है वो एक, जिस तरह एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे जो है इंसिडेंट रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट, ऑडिट, रूट कॉज एनालिसिस, ये सब चीज़ें उसके नीचे आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली कि अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में जो स्टेशन होता है वो किसी भी तरीके से आ सकता है, कि वो क्लिनिकल गवर्नेंस के बारे में पूछ सकते हैं, वो इंसिडेंट रिपोर्ट का जैसे पूछ सकते हैं, वो रूट कॉज एनालिसिस कह सकते हैं, वो रिस्क असेसमेंट आपको कह सकते हैं कि इस सिनेरियो की या इस स्टेशन की कर कर दिखाएं। तो बेसिकली कि वो पूरे का पूरा ना, कि आपने उसमें ऐसा नहीं है कि वो सेपरेट से कोई, जैसे इंसिडेंट रिपोर्ट अगर आपको कहते हैं तो आपने एक सेपरेट से मींस आपने एक पूरा टॉप, वो बेसिकली क्लिनिकल गवर्नेंस ही होता है कि वो उसमें कि आपने एक्सप्लेन क्लिनिकल गवर्नेंस ही करना होता है हमेशा ना। ठीक है, उसमें आप डेफिनेटली इंसिडेंट रिपोर्ट को जैसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, लेकिन आप एक्सप्लेन क्लिनिकल गवर्नेंस करते हैं। वो रिस्क असेसमेंट पूछते हैं तो आप रिस्क असेसमेंट को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, लेकिन आप एक्सप्लेन क्लिनिकल गवर्नेंस करते हैं। वो आपसे रूट कॉज एनालिसिस, आरसीए बोलते हैं, रूट कॉज एनालिसिस पूछते हैं कि जी इस सिनेरियो का रूट कॉज एनालिसिस बताएं, तो आप एक्सप्लेन क्लिनिकल गवर्नेंस करते हैं। कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये क्लिनिकल गवर्नेंस के आगे हिस्से हैं, ये अलहदा अलहदा नहीं होते। ऑडिट एक बड़ा हिस्सा होता है, तो ऑडिट इस तरह से अलहदा एक बन जाता है कि ऑडिट करें जी इसका, जैसे इस सिनेरियो का या इस केस में आप ऑडिट कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि ऑडिट क्लिनिकल गवर्नेंस का जिस तरह आप कह लें कि एक बड़ा हिस्सा होता है, तो ऑडिट अलहदा से आ सकता है स्टेशन। लेकिन जब बाकी वो पूछते हैं कोई सिनेरियो दे के कि इसका रूट कॉज एनालिसिस करें, इसकी इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में बताएं, तो कहीं ना कहीं आपने क्लिनिकल गवर्नेंस को एज अ होल ही एक्सप्लेन करना होता है उनको ना, उस सिनारियो को सामने रखते हुए। तो अब जहाँ तक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिनेरियोज जो हैं, देखिए सिनेरियो तो एग्ज़ाम में कोई भी सिनेरियो आ सकता है, तो उस सिनेरियो के मुताबिक आपने क्लिनिकल गवर्नेंस या आगे मीन्स चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। तो मैंने मीन्स इसको वीडियो, ये हमारी एक, मैं इसके एंड पर, वीडियो के एंड पर दो सिनेरियोज हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं कि जो एग्ज़ाम में सिनेरियोज आए थे वो तो शायद अब प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, जैसे कि, लेकिन मैं फिर भी, जैसे एक सिनेरियो ये था एग्ज़ाम में, मेरे ख्याल से नवंबर की जो अटैम्प्ट थी, नवंबर 2022 की जो अटैम्प्ट थी, एक सिनेरियो ये था कि एक पेशेंट हैं ग्रेविडा 2 पैरा 1, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू ब्रीच, वी बैक करवा रही हैं और वो 38 वीक्स पर आपके पास आती हैं, जैसे कि वार्ड में आई हैं। सिनेरियो दिया हुआ है कि वो वार्ड में आई हैं और वार्ड में आके वी बैक करवाना चाह रही हैं, तो आप रजिस्ट्रार हैं, या मींस ऑन कॉल जो रजिस्ट्रार है उसने एग्जामिनेशन किया, 5 सेंटीमीटर है, और 3 घंटे बाद वो डिलीवर हुई पेशेंट, और जो है उसके बाद पीपीएच में चली गई। वजाइनल टीयर्स थे, सर्वाइकल टीयर्स थे, बच्चा 4.5 किलो था, और पीपीएच में चली गई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो देर हो गई, ब्लड बैंक से डीआईसीयू में चली गई, आईसीयू में चली गई, और फिर मेटरनल डेथ हो गई। तो ये सिनेरियो था, मींस दिया हुआ, थोड़ी और भी डिटेल्स होंगी। उन्होंने आपको बेसिकली कहा था कि आप अब रजिस्ट्रार हैं, आपने इस क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर, आपने क्लिनिकल गवर्नेंस की मीटिंग में या रिस्क असेसमेंट की मीटिंग में या रूट कॉज एनालिसिस की मीटिंग में, ये सारा एक ही चीज़ होती है। क्लिनिकल गवर्नेंस की मीटिंग में आपने रिपोर्ट पेश करनी है, तो अब आप इसको असेस करें कि कैसे आप इसको पेश करेंगे रिपोर्ट को। तो बेसिकली होता यह है कि आपने सिनेरियो को पढ़ना होता है,
फिर आपने उसके अंदर मीन्स जैसे डेफिनेटली किसी कोई जैसे कुछ ना कुछ बैड इंसिडेंट होता है उसी की क्लिनिकल गवर्नेंस करेंगे, किसी मीन्स गुड इंसिडेंट्स की तो नहीं करेंगे। वैसे तो गुड इंसिडेंट्स को भी मींस जैसे कि फर्दर इम्प्रूवमेंट के की जा सकती होती है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बैड इंसिडेंट्स होता है जिसकी आपने वो जिस तरह इन्वेस्टिगेशन तहकीक करनी होती है और फिर इम्प्रूवमेंट के लिए, या गलती कहाँ पर हुई, या जिस तरह होता है कि किस तरह ये चीज़ मिसिंग थी या ये गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई। तो आपने बेसिकली उस सिनेरियो को पढ़ कर ये फिर आपने आगे उसको जिस तरह आप कह लें कि आपने रिस्क असेसमेंट करनी होती है, क्रिटिकल रूट एनालिसिस करना होता है कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हुई जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ, फिर ये इंसिडेंट को फर्दर फर्दर ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। मींस आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपने बेसिकली उसकी एक असेसमेंट करनी होती है और फिर आपने जैसे रेकमेंडेशंस देनी होती हैं, फिर और आपने जैसे कि ताकि मींस सिस्टम इम्प्रूव हो सके। दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल गवर्नेंस। तो एक ये सिनेरियो था वी बैक लीडिंग टू मेटरनल डेथ। एक सिनेरियो था जो एग्ज़ाम में आया किसी एक पर्टिकुलर मौके पे कि एक डिफ़िकल्ट हिस्ट्रेक्टमी है और उसके अंदर यूरिटैरिक इंजरी हो गई है, और फिर आगे मीन्स उसकी फर्दर आप जो है ना रिस्क असेसमेंट करें, कुछ इस तरह सिनेरियो था। तो उसमें भी मीन्स जैसे आप सिनेरियो को पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर आगे आप बताते हैं कि ये किया गया या ये नहीं किया गया, हम वो एग्जांपल्स में देखेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ बता ही रहा हूँ कि ये मैं इसको मुख्तलिफ जगहों पर जैसे जिन जिन डेज पर ये आए हैं स्टेशन, ये सब एक ही स्टेशन, ये एक ही अम्ब्रेला के नीचे होते हैं। तो मैं ये इसी तरह ही अपलोड करूँगा वीडियो, वो उसमें स्टेशन नहीं होगा। तो बेसिकली कि ये वीडियो होगी, इस वीडियो में ही हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे उन स्टेशंस को हैंडल करना है, क्योंकि सिनेरियो तो बदल जाते हैं, सिनेरियो को आप रट्टा नहीं लगा सकते। चलें, अब क्लिनिकल गवर्नेंस बेसिकली होती क्या है। बाजुकात ये स्टेशन ऐसे भी आ जाता है कि वो आपसे कैटेगोरिकल सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ क्लिनिकल गवर्नेंस, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ क्लिनिकल गवर्नेंस, व्हाट इज़ ऑडिट, व्हाट इज़ इंसिडेंट रिपोर्ट, कैटेगोरिकली। तो फिर आपने जैसे एक डेफिनेशंस उनको बतानी होती हैं। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल गवर्नेंस। अब क्लिनिकल गवर्नेंस क्या है? अ फ्रेमवर्क थ्रू विच एनएचएस ऑर्गेनाइजेशंस आर अकाउंटेबल फॉर continually improving the quality of their services and safeguarding high standards of care by creating an environment in which excellence in clinical care will flourish। ये बेसिकली के सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए कि आप एक जैसे कि सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो काम करते हैं उन सबको कलेक्टिवली, जो कि पेशेंट की वेलफेयर के लिए होते हैं, जो कि सिस्टम की वेलफेयर के लिए होते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए होते हैं, तो उन सारे कामों को कलेक्टिवली जैसे हम क्लिनिकल गवर्नेंस बोलते हैं। क्लिनिकल गवर्नेंस मींस जैसे कि हेल्थ में हम जैसे हम ऑप्स गाइनी में काम कर रहे हैं तो मैं ऑप्स गाइनी से रिलेटेड बातें करूंगा। क्लिनिकल गवर्नेंस जैसे ऑब्स्टैट्रिक और ऑप्स गाइनी वार्ड की क्लिनिकल गवर्नेंस। ठीक है, अब ये ऑफिशियल डेफिनेशन है जो कि आप देखें रॉयल कॉलेज की डेफिनेशन है। ठीक है, ऑफिशियल ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, क्योंकि देखें अपने ग्रुप का मेडिकल ऑफिसर तो मैं हूँ। तो फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड फॉर मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ के ऑप्स गाइनी की हेल्थ केयर, जो ऑप्स गाइनी की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और फिर उस क्वालिटी को इम्प्रूव करके उसको मेंटेन भी रखने के लिए जो मीन्स काम किए जाते हैं वो क्लिनिकल गवर्नेंस के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, कि पहले तो ये कि आप इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी, फिर इम्प्रूव करके उसको मेंटेन रखने के लिए भी तो आपने कुछ ना कुछ करना है ना, ताकि मीन्स वो जो स्टैंडर्ड है वो गिरे ना, जो कि इम्प्रूव किया गया है। तो इन सब कामों को जो है ना वो हम क्लिनिकल गवर्नेंस में आ जाते हैं। अब मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं, वो मैं मीन्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा ये लेक्चर डिटेल में होगा, क्योंकि ये बेसिकली अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगा ना तो इसको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा मतलब आपने वहाँ पे सिनेरियो को पढ़कर बस एक एक्सप्लेन करना होता है एग्जामिनर को कि किस तरह इस सिनेरियो में किस किस जगह पर जो है वो मिसमैनेजमेंट हुई जिसको इम्प्रूव किया जाए,
कैसे इम्प्रूव किया जाए आप वो बताते हैं कि जी आरसीओजी की गाइडलाइंस को करना चाहिए, हॉस्पिटल अपनी गाइडलाइंस बनाए, हॉस्पिटल में स्टाफ कम है तो स्टाफ को इम्प्रूव करे, कंसल्टेंट जो है वो मौजूद नहीं था उसको मौजूद होना चाहिए था। मीन जिस तरह आप अपनी सजेशंस देते हैं, फिर आप उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर जैसे आप उनको दोबारा री ऑडिट करते हैं, ठीक है, फिर उनको री ऑडिट करते हैं, आप देखते हैं कि ये ऑडिट, देखें ना, अब ऑडिट ये उस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए है कि आप हर 6 महीने बाद ऑडिट करते हैं कि यार हमारी क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है। अव्वल तो गलतियां कहाँ पर हैं, उन गलतियों को इम्प्रूव किया, आपने इम्प्लीमेंटेशन की। जो री ऑडिट करना है, री ऑडिट इसलिए आपने किया कि उनसे फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। फिर अब उस री ऑडिट का भी तो आगे अगले साल आप ऑडिट करेंगे ना दोबारा से। तो दिस इज़ लाइक कि ऑडिट एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो ऑडिट इस तरह से अलहदा से मीन्स उसकी वीडियो है। अब मैंने जैसे आपको बताया, एक तो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को सिंपल ये है कि आप ये देखें, फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड फॉर मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर। सिंपल अगर ये याद रख लें, दिस इज क्लिनिकल गवर्नेंस की डेफिनेशन। फिर बाज़ क्वेश्चन कैटेगोरिकल पूछा जाता है कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ क्लिनिकल गवर्नेंस, ये पूछा जाता है कैटेगोरिकल। अब अमूमन ना, अब जैसे ये 7 पिलर्स होते हैं, किसी जगह पर आपको 6 भी मिल जाएंगे, लेकिन 7 होते हैं, मींस मेजॉरिटी जगहों पर उन्होंने 7 लिखा हुआ है। कि कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि 6 लिखे हुए हैं, एक उन्होंने निकाला हुआ है इनमें से, लेकिन वो उन्होंने जैसे उसको दूसरे के साथ मिक्स किया हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पर ये 7 होते हैं। अब 7 कौन कौन से हैं आप, और फिर ना ये किसी तरतीब से नहीं होते कि आप ये कहें कि ये तरतीब से मैंने बोलने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे तरतीब से नहीं होते। ये जैसे मैंने आपको बताया ना, एक कंबाइंड सी, जैसे एक आपका जिस तरह के नॉलेज, कि ये तरतीब नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इनको तरतीब से बोलना है, आप इनको आगे पीछे भी बोल सकते हैं। बस आपको पता होने चाहिए कि ये 7 चीज़ें होती हैं जो पिलर्स होते हैं, कि ये 7 पिलर्स जो हैं ये क्लिनिकल गवर्नेंस को जैसे कि इस्टेब्लिश करते हैं। अब वो क्या हैं, आप ये देखें, क्लिनिकल ऑडिट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ऑब्स गायनी के वार्ड के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ऑडिट होने चाहिए। ऑडिट होते रहते हैं, आपको पता चलता रहता है कि हमारी मिस्टेक्स क्या हैं, हमने उनको गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट की, मिस्टेक्स इम्प्रूव हो गई। देखें, क्लिनिकल गवर्नेंस इम्प्रूव हो रही है। क्लिनिकल गवर्नेंस क्या है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ऑडिट से इम्प्रूव हो रही है। क्लिनिकल इफेक्टिवनेस, ये आगे भी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हैं, हम उन पे भी बात करेंगे। लेकिन क्लिनिकल इफेक्टिवनेस ये होता है कि जैसे गाइडलाइंस जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या कोई आप जैसे देखें ना, एब्डोमिन, आप अपने वार्ड के अंदर आप लेप्रोस्कोपिक यूनिट बना रहे हैं, उसकी जैसे इफ़ेक्टिवनेस, कि क्लिनिकली वो इफ़ेक्टिव भी है कि नहीं, आपके मरीज़ों को उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं। मीन्स के उस, अब आप कोई चीज़, इसमें सिर्फ पेशेंट हेल्थ केयर नहीं, ऑब्स गाइनी वार्ड के रिसोर्सेज भी तो है ना। जैसे अब आपने एक सपोज करें, आपने कुछ रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर जगह पर लगाए, लेकिन जैसे आपने लेप्रोस्कोपी ख़रीदने पर लगा दिए हॉस्पिटल के वार्ड के रिसोर्सेज, 50 लाख रुपए की आप लेप्रोस्कोपी ख़रीद के लाए, मगर किसी को लेप्रोस्कोपी नहीं करनी आती। आई मीन जब वो 50 लाख ज़ाया हो गए, दिस इज़ नॉट क्लिनिकली इफेक्टिव। आप इससे बेटर था कि मीन्स आप कुछ ऐसी चीज़ करते जो वहाँ पे करनी आती है वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं। यानी कि ये क्लिनिकल इफेक्टिवनेस। रिस्क मैनेजमेंट, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्टाफिंग एंड स्टाफ मैनेजमेंट, क्लाइंट कैरियर एक्सपीरियंस इन्वॉल्वमेंट। ये जो है ना, ये 7 पिलर्स होते हैं। अब इनको याद रखने का तरीका क्या है, इनको याद रखने का, जैसे आप ये देखें यहाँ पर भी ना, ये 7 पिलर्स हैं, ये 7 पिलर्स हैं जो कि मिल के क्लिनिकल गवर्नेंस बनाते हैं। इनको याद रखने का तरीका होता है पायरेट्स, ठीक है। पायरेट्स फार्मूला होता है, जैसे पायरेट्स, जैसे मूवी भी है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। तो पायरेट्स मींस वो जो समंदरी डाकू होते हैं, वैसे तो पाकिस्तान में बथेरे पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो है ना, पाकिस्तान में तो ज़मीनी डाकू पाए जाते हैं, समंदरी तो छोड़ें, दूर की बात है, ठीक है। तो पायरेट्स जो है ना, और पायरेट्स फार्मूला है। अब पायरेट्स कैसे, आप ये देखें कि पी पी स्टैंड्स फॉर पेशेंट एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है, ये बेसिकली आप ये देखें, ये पेशेंट एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर आ जाता है क्लाइंट एंड कैरियर एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वो उन्होंने पेशेंट और पब्लिक, क्योंकि ये
सिर्फ क्लिनिकल गवर्नेंस या गवर्नेंस जो है वो सिर्फ हेल्थ के शुबे में नहीं होती, हर फील्ड में होती है, जैसे इंजीनियरिंग में, फैक्ट्रीज में, तो ये उस हिसाब से वहाँ की पिक्चर है। तो उन्होंने क्लाइंट करियर लिखा हुआ है, हमारा वो पेशेंट और पब्लिक होती है। तो पेशेंट और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, अब वो क्या होता है, देखें कि पेशेंट और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं हमारे ऑब्स गायनी में, हम उनको, जैसे पेशेंट अगर डिलीवर होकर जा रही हैं, हम उनको क्वेश्चन आयर दें, हम उनसे सर्वे करें, जैसे हम उनको दें क्वेश्चन आयर या सर्वेज दें, कि अपना फीडबैक दें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, क्योंकि मींस दे आर द क्लाइंट्स, वो आते हैं, वो फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, आर दे हैप्पी, कोई वो इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक देना चाहते हैं। तो दिस इज़ कि पेशेंट और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हम खुद ही इकदामात करते जाएं और हम समझते जाएं कि हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, जबकि पेशेंट को उसका फ़ायदा ही ना हो, या पेशेंट फील ही नहीं करे कि उसको फ़ायदा हो रहा है जो हमारे इकदामात से। तो इसके लिए बड़ा, क्लिनिकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि पेशेंट और पब्लिक की भी इन्वॉल्वमेंट हो। वो कैसे हो सकती है, हमारे क्योंकि इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता, इस वजह से हमें आइडिया नहीं होता। वरना जैसे यूके वगैरह में वो मंथली हॉस्पिटल के अंदर जर्नल ओपन पब्लिक जैसे सेमिनार्स कराते हैं, जिसमें जैसे लोकल पब्लिक, मेल फीमेल जैसे, मींस वो आते हैं, वो आके अपने फीडबैक देते हैं कि हाँ जी हमने डिलीवरी कराई थी, मींस या हमारे ऑपरेशन हुआ था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ऐसा होना चाहिए, मैंने फील किया कि मेरे साथ मैं अकेली, मुझे मेरे अटेंडर, मेरी जिस तरह होता है, मेरे बर्थ पार्टनर को साथ नहीं आने दिया गया, तो आई फील लोनली, बर्थ पार्टनर को अलाउ करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह मीन्स कि उनका फीडबैक, उनके सर्वेज के जनाब, डॉक्टर्स का, मिडवाइफ्स का, या फैसिलिटीज़ का, मीन्स जो अवेलेबल थी, क्या वो एनफ थी, आपके साथ बिहेवियर ठीक था, जिस तरह इससे इम्प्रूवमेंट होती है, यानी कि उनको भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है क्लिनिकल गवर्नेंस में। सो पी इज़ फॉर पेशेंट एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, दैट इज़ वन पॉइंट। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन, आई इज़ फॉर इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन ये होती है बेसिकली कि हम ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी के हिसाब से, मींस हम देख रहे हैं ना, मींस जैसे कि मैं इस हिसाब से उसकी बात करूंगा, एग्जांपल्स भी। इंफॉर्मेशन ये होती है कि ये हमें इस तरह से आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का, क्योंकि पाकिस्तान में तो क्लिनिकल गवर्नेंस क्या, हमारे तो है ही नहीं गवर्नेंस, हमारे तो हुकूमत की गवर्नेंस नहीं होती, तो क्लिनिकल गवर्नेंस तो दूर की बात है। वैसी ही क्लिनिकल गवर्नेंस है जैसे हमारी मींस वो नेशनल गवर्नेंस है। तो होता ही है कि यूके के अंदर पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसको फॉलो किया जाता है उस रिकॉर्ड को। जैसे एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में आई, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी भेजी गई, सपोज यूट्रस निकाल कर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजी गई, तो उस हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट को किसी ने फॉलो भी करना है, डॉक्टर ने, नर्स ने, मिडवाइफ ने, किसी ने फॉलो करना है उस इंफॉर्मेशन को। वो इंफॉर्मेशन वापस आएगी 10 दिन के बाद कि जी सपोज ये एडिनो कार्सिनोमा है, ये हाइपरप्लेजिया है, ये एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है, ये मेरा सिन 1 है, सिन 2 है। तो उस इंफॉर्मेशन को वो पेशेंट, क्योंकि पाकिस्तान में पेशेंट खुद ही इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, खुद ही रिपोर्ट्स, मेरा मतलब इकट्ठी करते हैं, खुद ही वो जाते हैं डॉक्टर को चेक कराते हैं। यूके वगैरह के अंदर वो सिस्टम जो है, पेशेंट को भी मींस आप देते हैं डिस्चार्ज स्लिप, और अगर वो रिपोर्ट्स मांगे तो रिपोर्ट्स भी आप उसको दे देते हैं, लेकिन स्टिल सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी पेशेंट की पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं उनको फॉलो करे। अगर उसमें कोई इशू है, जैसे हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे, अगर उसमें कोई इशू है तो वो उस इशू को पेशेंट को फ़ोन करके बताएं, ट्रीटमेंट करें या उसका इलाज करें। इसी तरह पेशेंट की जैसे इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो सारी, जब वो मरीज़ जाता है हॉस्पिटल से, क्योंकि पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है और कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इस बात को। लेकिन वो होता ही है कि पेशेंट का सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है हॉस्पिटल में, उसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके रिलेटिव का कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट जैसे एक रिलेटिव का कॉन्टैक्ट नंबर, कि अगर कोई रिपोर्ट पेंडिंग है जो आई है और आप फील करते हैं कि ये रिपोर्ट हैज़र्डस है पेशेंट के लिए, तो आप पेशेंट को कॉल करके बताते हैं कि भाई आपने दोबारा गायनी के वार्ड में आना है, आपकी जो
एंडोमेट्रियल एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है, हमने आपको अब उसके लिए मायरीना रखना है या लीवोनॉर्गास्ट्रिल देनी है या हिस्ट्रेक्टमी करनी है। यानी कि वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल और सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। तो फिर इन होता यह है कि इन्होंने ड्यूटीज़ लगाई होती हैं, जैसे डॉक्टर की, मिडवाइफ की, नर्स की, कि एक की ड्यूटी होती है कि वो चेक करेंगे पेंडिंग रिपोर्ट्स को। और फिर इसी तरह पेशेंट का एड्रेस, ऐसे जब देखिए पेशेंट ने एड्रेस चेंज कर लिया और आप पुराने एड्रेस के ऊपर उसको कॉल कर रहे हैं, या आप पुराने एड्रेस पे उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं जो कि उसको मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर भेजे जाते हैं कि आपने इस दिन आना है और आके आपने ये काम मींस करवाना है, सर्वाइकल स्मेयर करवाना है। अब पेशेंट को आपने लेटर भेज दिया कि जी सर्वाइकल स्मेयर करवाना है, उसका तो एड्रेस चेंज हो गया, उसको वो लेटर ही नहीं मिला, वो मिस हो गया। मिस से मुराद वो उसकी अपॉइंटमेंट मिस हो गई, उसको पता ही नहीं चला, उसका सिन 1 से सिन 2 बन गया। तो इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखना होता है आपने सिस्टम के अंदर, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना होता है। और दिस इज़ का आप ये देखें कि ये इन्फॉर्मेशन है, और मींस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो, ठीक है। और पेशेंट और पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो, इसी तरह हमारे अपने क्लिनिकल नॉलेज की इंफॉर्मेशन अपडेट हो, यानी कि हेल्थ केयर्स को भी पता हो। आप ये देखें कि अब फिर ये जैसे इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी शेयर्ड अमंग रेलिवेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मस्ट बी केयरफुली प्रोटेक्टेड एंड क्लियरली presented to avoid unnecessary delays in treatments और diagnosis। क्योंकि जैसे इसमें होता ये है कि सपोज़ करें, अब जैसे मैं कैसे एग्जांपल दूं, क्योंकि वो पाकिस्तान में, क्योंकि पेशेंट की ही जिम्मेदारी होती है हर चीज़, सिस्टम की तो है नहीं जिम्मेदारी, लेकिन यूके में जैसे सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई चीज़ है तो अब जैसे सपोज़ करें सर्वाइकल स्मेयर जो है वो जीपी की जिम्मेदारी इस तरह होती है कि आप जीपी को लेटर लिख देते हैं कि इस पेशेंट को सर्वाइकल स्मेयर इसका जो है वो, मुझे ये चेक करवाने आई थी तो मैंने हिस्ट्री में मुझे पता चला है कि इसका सर्वाइकल स्मेयर जो है वो पिछले 5 साल से नहीं हुआ। तो फिर आप तो नहीं है वहाँ पर करते, क्योंकि आपका काम ये मीन्स आप उस उस पर्टिकुलर फैसिलिटी में आपके पास सर्वाइकल स्मेयर वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आप जीपी को ईमेल कर देते हैं, आप जीपी को फ़ोन करते हैं उस पेशेंट के बारे में, जो उस पेशेंट का जीपी है, आप उसको कहते हैं कि ईमेल कर देते हैं कि जी मैंने इन पेशेंट को देखा है, मेरे ख्याल से इनका स्मेयर होना चाहिए जो कि पेंडिंग है, तो आप बराए मेहरबानी अरेंज करें इनका स्मेयर। तो मीन्स इस तरह के आपने उसको मीन्स इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट रहे, पेशेंट की डिटेल्स अपडेट रहें, डॉक्टर का नॉलेज अपडेट हो, मींस दिस इज ऑल अंडर कम्स अंडर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये इनके ऊपर मैं ये टाइम इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने शेयर नहीं करने। अब कुछ लेक्चर्स जो है मैंने प्रोटेक्ट करना शुरू किए हैं क्योंकि वो आगे से आगे शेयर कर देते हैं कैंडिडेट्स। तो ये आप इस तरह से मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो वो इस तरह से थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ कि कोई पढ़ना चाहता हो तो पढ़ सकता है, हद तक इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि अगर कोई, अब देखें इसके अंदर ना, आप ये देखें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इंसिडेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि जैसे कि, चले मैं इसको डिटेल यहाँ से पढ़ता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग एंड होपफुली एलिमिनेटिंग रिस्क टू द पेशेंट और केयर होम रेजिडेंट as well as to the healthcare practitioner. Key areas in this field include identifying problem areas in treatments and working out how to reduce the associated risks, improving by learning from previous issues and occurrences is also considered best practice here. Other aspects of this clinical governance pillar include setting up effective risk systems and carrying out regular and comprehensive risk assessments, followed up by consistent and accurate reporting of any incidents and near misses. अब ये इंसिडेंट रिपोर्ट इसका एक हिस्सा होता है रिस्क असेसमेंट का। अब ये होता ये है कि जैसे आपको सिनेरियो दिया होगा, उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने लिखा होगा कि जी मींस एक पेशेंट थी, उसकी मींस डिफिकल्ट एंड उसके स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस था, डिफ़िकल्ट उसकी मींस हिस्ट्रेक्टमी करते हुए यूरेटर की इंजरी हो गई और उसको जो है ना 4th ईयर का पीजीआर मींस उसको उसकी सर्जरी कर रहा था तो यूरेटर की इंजरी हो गई।
ठीक ठीक है, उसका एब्डोमेन क्लोज कर दिया, मीन्स कुछ इस तरह कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट दिया होगा। अब आप उसको देखते हैं तो आप फौरी तौर पर ये देखें, अब उसकी रिस्क असेसमेंट में आप ये करते हैं कि आप ये देखते हैं कि अब ये तो हो गई इंजरी। एग्ज़ाम में जो सिनेरियो दिया जाता है ना, मोस्टली उसमें कोई बैड इंसिडेंट हुआ होता है। रिस्क असेसमेंट फ्यूचर फ्यूचर की होती है यूजली, यूजली के फ्यूचर का इंसिडेंट ना हो। या बाजू का सिनेरियो ये दिया होता है कि एक पेशेंट आई है, बच्चे का वेट जो है 4.5 किलोज है, सपोज करें 4.5 किलोज है, या बच्चा जो है वो ब्रीच है और वो 5 सेंटीमीटर डायलेट है, ठीक है, और वो जो है ना लेबर लेना चाहती है कि लेबर में, अब वो लेबर कहती है मैंने इसको वजाइनल डिलीवरी करनी है। तो अब मींस एक तो ये सिनेरियो हो गया कि एक पेशेंट आई है, वो ब्रीच है, 5 सेंटीमीटर डायलेट है, बच्चे का वज़न 3.9 किलो है, और वो कहती है मैंने लेबर लेनी है। एक ये सिनेरियो हो गया। और एक सिनेरियो हो गया कि वो जैसे मैंने शुरू में बताया कि पेशेंट आई है, वो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, वी बैक कराना चाहती है, और वो डिलीवर हुई हैं, उसके बाद वजाइनल टीयर्स आए हैं और पीपीएच हुआ है और डीआईसी हुआ है और मटरनल डेथ हो गई। अब ये दो डिफरेंट सिनेरियो हैं। एक में अभी कुछ होना है, ठीक है, ब्रीच की लेबर होनी है। एक में मैटरनल डेथ हो चुकी है। अब इन दोनों की रिस्क असेसमेंट की जा सकती है, वो वहाँ पे सिनेरियो पे डिपेंड करता है। वो आपको कहते हैं रिस्क असेसमेंट करें जी। अब ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, रिस्क असेसमेंट करें। अब ब्रीच इन लेबर की रिस्क असेसमेंट ये है कि आप सबसे पहले जैसे कि आप रिस्क असेसमेंट ये करेंगे कि मीन्स आई विल इन्फॉर्म द पेशेंट दैट बेबी इज ब्रीच, baby's weight is 3.9 kilos. Breech delivery can be done. She's in 5 centimeter. She's 5 centimeter dilated. Breech delivery can be done, but there is more risk associated in terms of fetal morbidity with breech delivery. ठीक है, आप उनको फिर फिगर्स बताएंगे, जैसे कि अगर कफेलिक डिलीवरी हो तो 0 वो जिस तरह होता है 1 in 200 चांसेस होते हैं कि बच्चे को कोई जैसे मॉर्बिडिटी के 1 in 200। अगर हम ब्रीच का सिजेरियन सेक्शन करें तो 1 in 100 होते हैं। आई गेस ये मीन्स के फिगर अगर ये ठीक ना भी हो तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अगर हम ब्रीच की डिलीवरी करें तो 2 in 100 होता है कि 2 in 100 बच्चे जो हैं 2% चांस होता है कि बच्चे को मॉर्बिडिटी हो सकती है कोई, या बच्चे को डैमेज आ सकता है डिलीवरी में। यानी कि रिस्क असेसमेंट ये है कि आप उसको उसको बताएं कि जी बच्चे का वज़न 3.9 है, बच्चा ब्रीच है, ब्रीच आप 5 सेंटीमीटर हैं, ब्रीच डिलीवरी के ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्रीच हो नहीं सकता, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि ब्रीच डिलीवरी आपकी हो जाए, लेकिन कि ब्रीच डिलीवरी में ये हो सकता है। हेड स्टक हो सकता है, लेग इंजरी हो सकती है, हिप इंजरी हो सकती है, जो भी ब्रीच डिलीवरी की जैसे कॉम्प्लिकेशन है वो मैं उसको बताऊंगा। मैं उसको रिस्क असेसमेंट करूंगा कि जी देखें बच्चे की वज़न 3.9 है, आपको पता होना चाहिए कि जो इवेंट अभी होना है उसमें बेसिकली उसकी रिस्क असेसमेंट ये होती है कि जो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो आप मरीज को बताएं। ठीक है, बाकी तो पेशेंट की विशेज़ होती हैं वो पूरी करनी होती हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो मैं ये रिस्क फैक्टर, ये रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ मैं इसकी कि बच्चा 3.9 है, बच्चा ब्रीच है, पहले प्राइमी ग्रेविडा है, पहले इसकी डिलीवरी नहीं हुई, लाइकर इसका कम है, 5 सेंटीमीटर है, कि अभी ये भी नहीं है कि फुली डायलेटेड है, इसने भी लेबर भी लेनी है। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन ऐड टू maternal एंड fetal morbidity। एंड देन शी हैज़ गॉट ऑप्शन ऑफ हैविंग अ सिजेरियन सेक्शन, कि हम इसका सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं, इसके पास ये ऑप्शन है। यानी कि उसको पता होना चाहिए कि ये मीन्स ब्रीच डिलीवरी अगर वो कराना चाहती है बिल्कुल वो हो सकती है, हम करा सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये इसको पता होनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ सिजेरियन सेक्शन इसको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट, कि जो अभी प्रोस्पेक्टिव में कोई काम होना है। अब हो गया मोस्टली एग्जाम में जो आता है उसमें कुछ ना कुछ हुआ होता है, ठीक है, तो आपने रिस्क असेसमेंट वो कहते हैं इसकी करें। तो अब जो वी बैक है वो आई, वो मेरा मतलब है 5 सेंटीमीटर थी, वो जैसे मैंने शुरू में भी बताया 5 सेंटीमीटर थी, वो डिलीवर हुई, पीपीएच में चली गई,
और उसके बाद उसको क्या कहते हैं डीआईसी में चली गई और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लेट हो गया और फिर वो मैटरनल डेथ हो गई। अब मैं इसकी रिस्क असेसमेंट ये करूँगा कि जब वो पेशेंट आई तो कि वो सिनेरियो देते हैं ना, सिनेरियो में उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये काम किया गया, ठीक है। तो क्या उसके प्रीवियस नोट्स पढ़े गए कि किस वजह से उसका ऑपरेशन हुआ? क्या पेशेंट को बताया गया कि वी बैक के जो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन के साथ वजाइनल बर्थ के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, इमरजेंसी सिजेरियन की ज़रूरत होती है, ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है? मींस क्या ये पेशेंट को बताए गए? क्या किसी ने असेस किया कि बच्चे का वज़न 4.5 किलोज़ है, कि जो बच्चा लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज है, पीपीएच का रिस्क है? किसी ने मीन्स क्या ब्लड बैंक को आते ही जब पेशेंट आई वी बैक करा रही है, बच्चा लार्ज फॉर डेट्स है, हीमोग्लोबिन उसकी सपोज करें 80 है, क्या किसी ने ब्लड बैंक को इन्फॉर्म किया कि हमें ब्लड हो सकता है चाहिए हो? कि क्या किसी ने ये सब कुछ किया? वो मेंशन करते हैं सिनेरियो में कि मीन्स ये जो चीज़ें मिसिंग होती हैं वो लिखी नहीं होती, तो आप फिर पूछते हैं कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये किसी ने की, फिर डिलीवरी किसने कराई? सपोज करें कि अब वी बैक हो रही है, बच्चा लार्ज फॉर डेट है, शोल्डर डिस्टोशिया का रिस्क है, पीपीएच का रिस्क है, वजाइनल टीयर्स का रिस्क है, लेकिन उसको डिलीवर करा रहा है सपोज करें एक हाउस ऑफिसर। भी सीनियर रजिस्ट्रार कहाँ हैं, सीनियर पीजीआर कहाँ हैं, उनको मौजूद होना चाहिए था, एंटीसिपेट करना चाहिए था। फिर जब ब्लड बैंक को ब्लड मांगा, ब्लड अवेलेबल नहीं था, तो दिस इज़ लाइक के ब्लड अवेलेबल होना चाहिए था, ये पहले से हमें अरेंजमेंट करनी चाहिए थी। दिस इज़ रिस्क असेसमेंट, ये रिस्क असेसमेंट में मिस हुई हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो अब जैसे सपोज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज है, लेकिन पेशेंट आई है और उसको आईवी कैनुला छोटा डाला हुआ है, ब्लू कलर का डाला हुआ है, पिंक कलर का डाला हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग, वो मेंशन करते हैं। जो मीन्स कि वो देखें ना, जब केस कोई ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, तो ख़राब होता है ना, बहुत ही रेयरली होता है कि आपने सारी चीज़ें ठीक की और केस ख़राब हो गया, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा, जैसे जूनियर ने डिलीवरी कराई, ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल नहीं था, किसी ने ब्लड बैंक को सैंपल भेजा, सैंपल सही लेबल नहीं किया था, ब्लड बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, जो कंसल्टेंट ऑन कॉल था वो मौजूद नहीं था, ड्यूटी पे नहीं था, ठीक है। सीनियर रजिस्ट्रार जो है वो मीन्स उसको सपोज करें कि उसको शोल्डर डिस्टोशिया डिलीवर नहीं कराना आता था, मीन्स इस तरह की उन्होंने मेंशन की होती हैं बीच में, कि आपको देख के आइडिया होता है कि ये मिस्टेक्स हैं। तो जब कोई इंसिडेंट हो जाता है फिर आप उसकी रिस्क असेसमेंट में वो मिस्टेक्स बताते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अक्सर ये होता है कि पेशेंट कहती है कि पिछली प्रेगनेंसी में खून ज़्यादा पड़ा और जो है मुझे पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ी। तो अब वो आती है, अभी वो लेबर उसकी स्टार्ट हुई है, वो आई है मेरे पास, तो रिस्क असेसमेंट में मैं ये देखूंगा कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच है, एक तो ये कि इसको दो ग्रीन आईवी लाइंस होनी चाहिए, शी इज़ एट रिस्क ऑफ पीपीएच अगेन। ब्लड सैंपल लूँगा मैं उसका, फुल ब्लड काउंट करा, कंप्लीट ब्लड काउंट कराऊँगा, ग्रुप एंड सेव लेबॉर्ट्री में भेजूँगा, लेबॉर्ट्री को बताऊँगा कि भाई इसका ब्लड ग्रुप चेक करो, हो सकता है मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़े। मैं पेशेंट को पहले से काउंसिल करूँगा कि लास्ट टाइम आपको ब्लीड हुआ था तो मैं आपको 40 यूनिट सिंटो देना चाहूँगा, हो सकता है माइजोप्रोस्टोल की ज़रूरत पड़े पर रेक्टली आपको देने की। तो यानी कि अभी वो लेबर उसकी स्टार्ट हुई है, लेकिन मैं पहले से उसको ये एंटीसिपेट करूँगा। मैं मिडवाइफ को बताऊंगा कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज करनी है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज इन दिस प्रेगनेंसी, ठीक है। इसी तरह मैं अनिस्थेटिस्ट ऑन कॉल को बताऊंगा कि भी हमारे पास एक पेशेंट आई हैं, वो उसका बीएमआई 42 है, सपोज 42 बीएमआई है, तो हो सकता है अभी आप अभी इसको असेस कर लें, हो सकता है लेटर ऑन जीए में या स्पाइनल देना पड़े, अगर इमरजेंसी कैटेगरी 1 सिजेरियन सेक्शन में तो आपको प्रॉब्लम हो, तो आप अभी आके, जब अभी ज़रूरत नहीं है सिजेरियन की, तो आप अभी आके पेशेंट को असेस करें, ठीक है, ताकि उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो। दीज आर ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड रिस्क असेसमेंट। मैं ऑन कॉल कंसल्टेंट को बताऊंगा कि जी एक 42 बीएमआई ऑन कॉल कंसल्टेंट सपोज कैफेटेरिया में है, घर है, रात को 3 बजे हुए हैं, तो मैं उनको मैसेज करके फ़ोन करके बताऊंगा कि जी एक हाई रिस्क पेशेंट अभी अभी दाखिल हुई है, ठीक है। दीज ऑल आर कॉल्ड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो ये बहरहाल जैसे कि मेरे ख्याल से एक आधा सिनेरियो आया था कि डिफ़िकल्ट हिस्ट्रेक्टमी के दौरान यूरिटेरिक इंजरी हुई, और उस यूरिटेरिक इंजरी को जैसे कि पीजीआर था, उस वो पीजीआर कर रहा था, इंजरी हुई,
और कंसल्टेंट जो गायनेकोलॉजी था वो नहीं मौजूद था। मींस अब उसका रिस्क असेसमेंट में एक तो यही था कि क्या उसकी कंसेंट में जैसे फिर पेशेंट को बताया नहीं गया था कि यूरिटरिक इंजरी भी हो सकती है। तो उसमें अब ये उसमें जब आपने गलतियां निकालनी थी तो आपने बताना था कि जी देखें, कंसेंट अव्वल तो सबसे पहले कंसेंट में पेशेंट को बताया जाता कि डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हो सकता है क्योंकि प्रीवियस ऑपरेशन है, एंडोमेट्रियोसिस है सीवियर, तो आप जो है ना डिफ़िकल्ट ऑपरेशन की सूरत में हो सकता है कोई इंजरी हो जाए, यानी कि पेशेंट को पहले से बताया जाता। फिर आरसीओजी की हिस्ट्रेक्टमी की कंसेंट की गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक जैसे कंसेंट के आप बताते पेशेंट को फैक्ट्स एंड फिगर्स के जितनी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं। फिर दूसरा ये कि सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट जैसे कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट को मौजूद होना चाहिए था थिएटर के अंदर रजिस्ट्रार के साथ ऑपरेशन करते हुए। फिर अगर डिफ़िकल्टी हो रही थी या यूरिटर को लोकेट नहीं किया, और जैसे कि हिस्टेरेक्टमी में आइडियली यूरिटर को पहले आपने लोकेट करना होता है, फिर आपने क्लैंप लगाना होता है, स्पेशली सेकंड जो है, सेकंड थर्ड जो है, तो पहले यूरिटर को आपने लोकेट करना होता है। क्या वो किया गया कि नहीं किया गया? और अगर रजिस्ट्रार को फील हो रहा था कि मींस दिस इज़ डिफ़िकल्ट, तो उसने उसी टाइम एस्केलेट क्यों नहीं किया? अगर यूरिटेरिक इंजरी का सस्पिशन था तो फिर वो जिस तरह होता है कि डाई टेस्ट या यूरोलॉजिस्ट को क्यों नहीं बताया गया? मींस इस तरह आपने बेसिकली ना उसका रिस्क असेसमेंट करना था। फिर ये होता है कि इंसिडेंट रिपोर्ट, जैसे कि मुझे भूलने लगा था, फिर जो हो जाता है ना इंसिडेंट, उसकी एक इंसिडेंट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। ठीक है, वो आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। वो इंसिडेंट रिपोर्ट इसलिए होती है कि जैसे कि वो इंसिडेंट रिपोर्ट जब आप फाइल करते हैं तो फिर जो रूट कॉज आरसीए मीटिंग होती है, रूट कॉज एनालिसिस की जो मीटिंग होती है, जिसके अंदर वो जो मींस कॉम्प्लिके जो जो इस तरह मींस बुरे इंसिडेंट वाले केसेस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो उनको इंसिडेंट रिपोर्ट से पता चलेगा ना कि ये इंसिडेंट हुआ, इस दिन हुआ। तो इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करनी होती है ताकि वो सिस्टम के अंदर, अगर दिन में 10 हिस्ट्रेक्टमीज हो रही हैं, एक के अंदर कोई इंजरी हुई है, तो पता कैसे चलेगा कि मीन्स एक इंजरी हुई है? इंसिडेंट रिपोर्ट जब आप फाइल करेंगे तो वो उससे सिस्टम के अंदर आएगा कि भाई एक यूरिटेरिक इंजरी हुई है आज। उस यूरिटेरिक इंजरी के बारे में मीटिंग तो शायद 2 हफ्ते बाद होगी, लेकिन वो सिस्टम में आ जाएगा कि एक यूरिटेरिक इंजरी हुई है। वो आएगा कैसे? वो इंसिडेंट रिपोर्ट से आएगा। चलें, बहरहाल नेक्स्ट है ऑडिट। ऑडिट के ऊपर हम पहले भी जैसे प्रॉपर लेक्चर के अंदर बात मैं कर चुका हूँ पूरा, कि ऑडिट पूरे का पूरा ऑडिट साइकिल होता है। उस ऑडिट साइकिल के मुताबिक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम ऑडिट करते हैं। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बेसिकली हेल्थ हेल्थ केयर या हेल्थ सिस्टम की इम्प्रूवमेंट या कॉलीग्स की जैसे कि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हम करते हैं ऑडिट। तो इस पे मैं अलहदा से भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये होता है कि जैसे आप ये देखें कि जिसको हम कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन नहीं बोलते, जैसे जो कि पीएमडीसी वालों ने भी पहले शुरू करवाया था फिर ख़त्म कर हो गया, कि कॉन्टीन्यूसली जो डॉक्टर्स हैं वो कोर्स वो या मींस जो और स्टाफ है मिडवाइफ या और जो हेल्थ केयर स्टाफ है, कॉन्टीन्यूसली वो अपने अपने फील्ड के अंदर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, कोर्सेज, जैसे प्रॉम्प्ट होता है, ऑल्सो का कोर्स है, जैसे अब देखिए ना, ऑल्सो के कोर्स के अंदर वो पीपीएच की ड्रिल कराते हैं, इक्लम्शिया की ड्रिल कराते हैं, मैटरनल कोलैप्स की ड्रिल कराते हैं। वो क्यों कराते हैं? ताकि मीन्स वो जैसे कि आप रिफ़्रेश होते रहे, आपका नॉलेज रिफ़्रेश होता रहे। ठीक है, क्योंकि बाज़ात आपको कोई चीज़ आती है, सपोज़ आपको कोई मीन्स ऑपरेशन आता है, लेकिन हो सकता है 1 साल तक आपने वो पेशेंट किया ही नहीं ऑपरेट, फिर आपके स्किल्स थोड़े वो हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, आपकी लर्निंग थोड़ी आपके उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बारे में आपका जैसे वो होता है ना, थोड़ा सा आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं क्योंकि आपने किया ही नहीं 1 साल से। तो वो बेसिकली वर्कशॉप से, सेमिनार से, ट्रेनिंग से आपका नॉलेज रिफ्रेश होता रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देन क्लिनिकल इफेक्टिवनेस। अब आप ये देखें कि दिस पिलर इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस फॉर एग्जांपल यूजिंग एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस, यानी कि आरसीओजी की गाइडलाइंस क्या कहती हैं किसी चीज़ को, कि क्लिनिकली इफेक्टिव भी है ये काम कि नहीं जो हम कर रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? एविडेंस बेस्ड, जैसे गाइडलाइंस जो हैं
अगर हम उनको फॉलो कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि गाइडलाइंस के मुताबिक अगर इस तरह किया जाए तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस होती है। ठीक है। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स कीपिंग टू गाइडलाइंस टू इंश्योर कंप्लायंस एंड फुल ट्रांसपेरेंसी इन पेशेंट केयर। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट, स्टाफ मैनेजमेंट। Ensuring that those employed to deliver care in a clinical setting are competent to do so should be a minimum requirement for any healthcare organization. जैसे हम कहते हैं सीनियर रजिस्ट्रार बनने के लिए पाकिस्तान में FCPS करना चाहिए, तो दिस इज़ बिकॉज ये भी जैसे एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि SR बनने के लिए FCPS होना चाहिए, या मीन्स MCPS होना चाहिए, या MRCOG होना चाहिए सीनियर रजिस्ट्रार बनने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे आप क्राइटेरिया सेट करते हैं, इसी तरह जैसे हम कहते हैं, सपोज करें, क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन बहरहाल के IMM की रिक्वायरमेंट में आपने ये वर्कशॉप्स की हो सारी, वो वर्क जैसे आप एक क्राइटेरिया सेट करते हैं ताकि मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसी तरह क्लिनिकल स्किल्स के अंदर, जैसे कि हम कहते हैं जब तक जी आपको सपोज करें सपोज करें जब तक आप इंडिपेंडेंटली सिजेरियन सेक्शन नहीं करना शुरू कर देते तब तक आपको ट्विन ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ जैसे क्राइटेरियाज आप सेट कर सकते हैं, तो दैट इज़ स्टाफ मैनेजमेंट। या जैसे होता है कि फर्स्ट ईयर का PGR जो है वो सिर्फ प्राइमरी ग्रेविडा को करेगा, वो प्रीवियस 1 या प्रीवियस 2 या ऑपरेटिव प्रीवियस जो स्कार्ड वूम्ब है उसको नहीं करेगा। फर्स्ट ईयर का PGR सिर्फ प्राइमरी ग्रेविडा करेगा ऑपरेट। ये मुख्तलिफ जैसे क्राइटेरियाज आप सेट कर लेते हैं। फिर इसी तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टाफ की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 20 पेशेंट्स इन लेबर हैं और 2 डॉक्टर हैं और 2 नर्सें हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे 4 लोग 20 पेशेंट्स को? अगर 5 पेशेंट एट अ टाइम डिलीवर हो रहे हो तो पांचवें को तो देखने वाला ही कोई नहीं है। कि स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ के स्किल्स की भी, स्टाफ के नॉलेज की भी, स्टाफ के नंबर की भी, स्टाफिंग मीन्स स्टाफिंग के हर चीज़ की के जैसे मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड। अब आप ये देखें कि ये पायरेट्स बन जाता है इससे, ये कि PIRAT और E और S। ठीक है, तो ये क्लिनिकल गवर्नेंस के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप ये देखें कि ये तो बहरहाल स्टाफ मैनेजमेंट हो गया। क्लिनिकल इफेक्टिवनेस जैसे गाइडलाइंस, RCOG की, SOGP की गाइडलाइंस, नाइस की गाइडलाइंस, या मींस गाइडलाइंस ना भी हों, जैसे क्राइटेरिया होता है फॉर एग्जांपल के, और भी जैसे मैं कैसे आपको बताऊं कि अगर सपोज़ जैसे CPSP की मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं, वर्कशॉप्स हमने वो अटेंड करनी है ताकि हमें पता चले ब्रीच डिलीवरी कैसे करानी है, एपिजॉटमी कैसे स्टिच करनी है। जैसे UK में ये होता है कि अगर आपने 3rd और 4th डिग्री पेरिनियल टीयर रिपेयर करने हैं तो आपने उसका कोर्स भी अटेंड करना है, हर डॉक्टर ने। कि आप वो सीख तो लेते हैं, मींस जैसे हॉस्पिटल में आपने पेरिनियल टीयर सीख लिया 3rd 4th डिग्री रिपेयर करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीख लिया तो आप वो कोर्स अटेंड नहीं करेंगे। उन्होंने रिक्वायरमेंट लगाई हुई है कि जो 3rd और 4th डिग्री पेरिनियल टीयर डॉक्टर रिपेयर करना चाहता है ना, ठीक है, वो सीखेगा तो पेशेंट के ऊपर 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा किया उसने, लेकिन कोर्स अटेंड करना है उसने। ऐसा नहीं है कि वो रिपेयर जो है पूरी ज़िंदगी रिपेयर करना शुरू हो गया और उसने आज तक कोर्स ही अटेंड नहीं किया। ठीक है, जो RCOG का कोर्स है वो आपने अटेंड करना होता है। ये जैसे कि मींस वो एक किस्म का, कि वो अज्यूम ये करते हैं कि जब आप कोर्स अटेंड करेंगे तो एटलीस्ट आप एक किस्म का प्रूव होगा कि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज है उस काम को करने के लिए। ठीक है, फिर ये जैसे एजुकेशन ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, वर्कशॉप्स, प्रॉम्प्ट, ऑल्सो बेसिक प्रैक्टिकल स्किल, सर्जिकल स्किल्स की वर्कशॉप्स कराएं ताकि नॉलेज अपडेट रहे। ठीक है, और फिर ऑडिट पहले भी हम बात कर चुके हैं। और रिस्क मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया, अक्सर आप एग्ज़ाम में रिस्क मैनेजमेंट का वो पूछते हैं कि जैसे कुछ, जैसे मैंने आपको बताया नहीं है कि ब्लैडर इंजरी हो गई, ठीक है, तो वो आपको कहेंगे कि जी इसकी रिस्क मैनेजमेंट करें इस केस की। तो अब आप ये बताएंगे कि जी देखें हाई BMI था पेशेंट, प्रीवियस 2 ऑपरेशन सिजेरियन सेक्शंस उसके ऑपरेशन हुए हुए थे, और फर्स्ट ईयर PGR ऑपरेशन उसका कर रहा था, थिएटर के अंदर कंसल्टेंट मौजूद नहीं था। यानी कि आप क्रिटिसाइज बेसिकली करते हैं कि आइडियली ये होना चाहिए था कि कंसल्टेंट मौजूद होता। ठीक है, अगर एडहियंस ज़्यादा थी तो फर्स्ट ईयर PGR जो है उसकी बजाय कंसल्टेंट टेक ओवर कर लेता। और अगर सपोज करें इंजरी हो गई थी तो
अगर डाउट था कि इंजरी हो गई है तो उसका मैथिलिन ब्लू टेस्ट किया जाता, जो कि नहीं किया हुआ। अगर वो मैथिलिन ब्लू टेस्ट पॉजिटिव आ जाता, और सपोज करें रिपेयर जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट ने कर ली और वो रिपेयर फेल हो गई, देन आप इस पर क्रिटिसाइज करते कि जी देखिए उसको यूरोलॉजिस्ट रिपेयर करता, गायनाकोलॉजिस्ट का काम नहीं है ब्लैडर को रिपेयर करना। ठीक है, दैट कैन बी डन फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, एग्जाम में मोस्टली जो सिनेरियो आता है उसकी जो उसमें जो आपने जो कुछ भी करना होता है ना, आपने अमूमन कोई बैड इंसिडेंट हो चुका होता है और उसके ऊपर आपने करना होता है। ठीक है, लेकिन कोई बैड इंसिडेंट होने वाला है और मरीज मींस बड़ा हाई रिस्क सा है और बैड इंसिडेंट होने वाला है, उसकी भी रिस्क असेसमेंट दे देते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करें। फिर आप बताते हैं कि जी ये देखें ये हाई बीएमआई है, इसकी एचबी कम है, इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ब्लड बैंक को बताएं, वी बैक हो रही है, बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा है। जैसे ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल नहीं है और उसको घर भेज दिया है, मीन्स इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं ना जिससे कुछ बैड इंसिडेंट होता है। तो फिर आप उसको हाईलाइट करते हैं कि जी ये देखें ये इस तरह ये पेशेंट है, इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ये घर जाना चाहती है। इसको हम बताएंगे कि क्लम्शिया हो सकता है, सीवीए हो सकता है, बच्चे के फीटो मैटरनल रिस्क हैं, वो सारे हम इसको बताएंगे। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। ये रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है यानी कि पीछे को भी होती है अगर कुछ हो गया है, ये प्रोस्पेक्टिव भी होती है यानी फ्यूचर में भी होती है। ठीक है, जैसे हर पेश हम करते हैं, रोज करते हैं, हर पेशेंट को देख के हम उसकी रिस्क असेसमेंट करते हैं कि भाई इसका रिस्क क्या, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, क्या है। हम अक्सर कहते नहीं है जी दो हाई रिस्क पेशेंट हैं वार्ड में, अब वार्ड में तो 20 पेशेंट है लेकिन दो हाई रिस्क हैं, यानी कि रिस्क असेसमेंट मैंने की है कि ये हाई रिस्क हैं दो। ठीक है, इसी तरह रिट्रोस्पेक्टिव में जब कुछ हो जाता है ऑपरेशन, बाज़ हम नहीं कहते भी अच्छा ब्लैडर इंजरी होगी, ऑपरेशन किसने किया, अच्छा हाउस फीसर करी थी, उसने बुलाया ही नहीं किसी को। यानी कि मीन्स कि दिस शुड हैव बीन डन, कि सीनियर को बताना चाहिए था। या मीन्स जैसे लाइट, सपोज हमारे जैसे हमारे केसेस में मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, जैसे कि मीन्स और भी बहुत सारे जैसे, बहरहाल मीन्स आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे कि रिट्रोस्पेक्टिव में इस आइडियली क्या होना चाहिए था, प्रोस्पेक्टिव में आइडियली क्या होना चाहिए। ठीक है, और फिर इंसिडेंट रिपोर्ट आप फाइल करते हैं, ये भी बताना ज़रूरी होता है कि ये जो अब यूरिटरी इंजरी हो गई है इसकी इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब रूट कॉज एनालिसिस की, आरसीए की या क्लिनिकल गवर्नेंस की मीटिंग हो तो उसके अंदर ये केस हाईलाइट हो, उसके अंदर डिस्कस किया जाए, उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट जो कि आप सजेस्ट कर रहे हैं कि जी यूरोलॉजिस्ट करनी चाहिए थी, गायनाकोलॉजिस्ट को होना चाहिए था, कंसेंट जो है वो प्रॉपरली साइन करवानी चाहिए थी, कंसेंट के अंदर उसको बताना चाहिए था। यानी कि ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं ये उस मीटिंग में डिस्कस हों और फिर इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए ताकि फ्यूचर में यूरिटरिक इंजरी ना हो। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट फिर फाइल करनी होती है रिस्क असेसमेंट वाले, जो रिट्रोस्पेक्टिव में रिस्क मैनेजमेंट होती है, बताना होता है कि इंसिडेंट रिपोर्ट इसकी फाइल करनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन और फिर पेशेंट एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, ये तो हो गया क्लिनिकल गवर्नेंस। ठीक है, अब ये वीडियो मैं यहीं पे रोक लेता हूँ और मैं अगली वीडियो में बाकी बनाता हूँ, फिर हम उसमें एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह क्लिनिकल गवर्नेंस। तो ये यहाँ तक तो क्लिनिकल गवर्नेंस हो गई, बल्कि ये एक एक स्लाइड और है मेरे ख्याल से, फिर ये नेक्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये अब आप ये देखें कि ये एक एग्जांपल दी हुई है, गवर्नेंस एंड द एग्जाम, ये रॉयल कॉलेज ने एग्जांपल दी है। अब वो क्या है, सिनेरियो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है, governance may be included in the exam in a number of ways. The example here looks at the introduction of a new surgical technique, for example, introduction of laparoscopic असिस्टेड विजाइनल हिस्टेरेक्टमी। यानी कि सपोज मेरे वार्ड के अंदर लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड विजाइनल हिस्टेरेक्टमी को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ठीक है, अब मुझे कहा जाता है कि इसकी क्लिनिकल गवर्नेंस करें या इसकी रिस्क असेसमेंट करें। ठीक है, कि सपोज करें कि ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड विजाइनल हिस्टेरेक्टमी, तो आप ये देखें कि सबसे पहले तो अब जैसे आप बताएंगे कि जी देखें हम बिल्कुल इसको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें सेट करना चाहिए क्राइटेरिया कि किस क्राइटेरिया के किस किस क्राइटेरिया पे या किन गाइडलाइंस को हमने फॉलो करते हुए
किन पेशेंट्स की लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी करनी है, किन की नहीं करनी। मीन्स जैसे कि गाइडलाइंस होती हैं ना कि लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड विजाइनल हिस्टेरेक्टमी हर एक की थोड़ी कर देनी है। अगर 4th डिग्री प्रोलैप्स है उसकी लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड विजाइनल हिस्टेरेक्टमी थोड़ी करेंगे। तो मीन्स के गाइडलाइंस हम फॉलो करेंगे, वो गाइडलाइंस RCOG की, नाइस की या रिसर्च के मुताबिक जैसे स्टैंडर्ड की सेटिंग करेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड लोकल डिलीवरी, यानी कि आप ये देखें कि क्या लोकली अवेलेबिलिटी है, मीन्स हमारे पास इक्विपमेंट है सारा पूरा, क्या इसकी ज़रूरत भी है, यानी कि जो मैं काम करने लगा हूँ क्या मेरी पॉपुलेशन को इसकी ज़रूरत है। यानी कि मैं अगर सपोज़ करें मैं पीडियाट्रिक गायनाकोलॉजी में ये इंट्रोड्यूस करा दूँ लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड विजाइनल हिस्टेरेक्टमी, वो तो पीडियाट्रिक गायनाकोलॉजी है, ठीक है। उसके अंदर किसका प्रोलैप्स होगा, यानी कि वेस्टेज ऑफ वो टेक्निक हो गई। तो मीन्स क्या इसको ज़रूरत भी है। फिर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टाफ, फिर सिर्फ देखें डॉक्टर को पहले तो करनी आनी चाहिए, फिर सिर्फ डॉक्टर नहीं, इक्विपमेंट को जो थिएटर स्टाफ है उनको भी पता है, उनको हैंडल करना आता है वो इक्विपमेंट ऑफ एंड ऑन, या उसके गैस का प्रेशर कम, गैस का प्रेशर ज़्यादा, कि सिर्फ डॉक्टर नहीं, पूरा आपने थिएटर का स्टाफ जो है उसको आपने ट्रेन करना होता है। मैन पावर प्लानिंग, अब देखें कि अगर आप लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो मैन पावर है आपके पास इतनी, ऐसा तो नहीं है ना कि एक OT एनेस्थेटिस्ट को भी असिस्ट कराए, आपको भी वो असिस्ट कराए, मींस इन टर्म्स ऑफ हेल्प। और तो ये मींस ये हो गया। फिर मॉनिटरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स के फ्यूचर के अंदर उसके जैसे ऑडिट किया जाए कि जो हम इसका फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, या हम इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आउटकम बेटर हुआ है कि नहीं हुआ, अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो। अब ये क्लिनिकल गवर्नेंस आप ये देखें कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ अ लेप्रोस्कोपिक टेक्निक के ऊपर क्लिनिकल गवर्नेंस, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इसको यहाँ पर फिट करूँ तो आप ये देखें कि पेशेंट की इन्फो पेशेंट आप ये देखें कि पेशेंट एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले तो कि अगर मैं लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड विजाइनल हिस्टेरेक्टमी मैंने वार्ड में इंट्रोड्यूस कराई है, मैं जैसे सेमिनार अरेंज कराऊं, मैं लोकल पब्लिक को बताऊं, पेशेंट्स को बताऊं कि यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी असिस्टेड विजाइनल हिस्टेरेक्टमी भी होती है, ठीक है। एक तो ये बात, फिर जिनकी हुई है उनसे मैं फीडबैक लूँ कि वो कैसा फील करते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, ये हो गया। इंफॉर्मेशन, ये फिर अगेन पेशेंट की जैसे इंफॉर्मेशन कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है उसके मुताबिक मींस मैं असेस कर सकता हूँ कि इस पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वजाइनल हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत है कि नहीं। नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट, अब मैं अगर 42 BMI की लेप्रोस्कोपिक करूँगा तो मेरे फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर मैं 24 की करूँगा, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। अगर प्रीवियस 3 ऑपरेशन एब्डोमेन पे हुए हैं और मैं उसकी लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर रहा हूँ तो मैं फंस जाऊँगा कि रिस्क मैनेजमेंट। फिर इसी तरह अगर कोई गलत हो गई है मिस्टेक उसको आप करेंगे। नेक्स्ट हो गया ऑडिट फिर जो जो मैं करता जा रहा हूँ मैं उनका ऑडिट करूँगा कि क्या हम जैसे कि मीन्स पेशेंट्स के आउटकम का ऑडिट, लेप्रोस्कोपिक सपोज करें एंटीबायोटिक देने ना देने का ऑडिट, ठीक है। टाइम का ऑडिट कि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी पे ज़्यादा टाइम लग रहा है या लेप्रोस्कोपिक पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऑडिट इसका मीन्स मुख्तलिफ ऑडिट तो बहुत सारी चीज़ों के किए जा सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेरे पास ट्रेनिंग है भी सही लेप्रोस्कोपिक की कि नहीं, मेरा जो OT है उसके पास है कि नहीं है, थिएटर के बाकी स्टाफ को लेप्रोस्कोपिक चीज़ों का पता भी है कि नहीं पता, मींस इस तरह मुझे गाइडलाइंस का पता है, मुझे मींस मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। क्लिनिकली इफेक्टिवनेस, यानी कि गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हुए अगर ये कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वजाइनल हिस्टेरेक्टमी का। स्टाफ मैनेजमेंट, जैसे मैंने अगेन आपको बताया कि स्टाफ की एजुकेशन, अवेयरनेस और फिर स्टाफिंग का नंबर, ये हो गया। और ये हमारा ना क्लिनिकल गवर्नेंस हो गया। अब ये मींस अब जैसे मैंने आपको बताया क्लिनिकल गवर्नेंस की बाजू मोस्टली तो सिनेरियो आता है और उस सिनेरियो की आपने जैसे क्लिनिकल गवर्नेंस करनी होती है। ज़रूर कोई ना कोई बैड इंसिडेंट होता है, स्वॉब रह गया, यूरिटेरिक इंजरी हो गई, ब्लैडर इंजरी हो गई, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन लीडिंग टू हिस्ट्रेक्टमी हो गया, PPH मींस PPH हो गया, यूट्राइन रप्चर हो गया, कुछ ना कुछ बैड इंसिडेंट होता है और आपने उसकी क्लिनिकल गवर्नेंस पे बातचीत करनी होती है। तो आप मींस देखते हैं उस सिनेरियो को पढ़कर कि ये रिस्क फैक्टर्स थे जो कि आइडेंटिफाई नहीं किए गए,
कंसेंट बाज़ पेशेंट को प्रॉपरली नहीं बताई जाती, कि इसके ऊपर एतराज़ होता है कि कंसेंट नहीं बताई गई प्रॉपरली, ठीक है। फिर ऑपरेशन जो है वो जूनियर डॉक्टर कर रहा था, ब्लड बैंक को नहीं बताया गया, ब्लड बैंक को टाइमली नहीं बताया गया। और फिर फिर ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई कोई प्रॉब्लम या इंजरी हो गई है या कुछ हो गया है, पेशेंट की डीब्रीफिंग की जाए, वो नहीं की गई, कि पेशेंट को नहीं बताया गया, पेशेंट को काउंसलिंग, अब पेरिनियल थर्ड फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर आ गया, ठीक है, उसकी क्लियर रिस्क असेसमेंट जैसे कि वो तो की लेकिन पेशेंट को नहीं बताया कि भाई आपने एंटीबायोटिक्स खानी है, आपने फिजियोथेरेपी करनी है, आपने क्लेक्सेन लगानी है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये रिपीट हो सकता है, आपको आप अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सिजेरियन सेक्शन कराना चाहें वो भी किया जा सकता है। कि मैंने पेशेंट को ये बातें बताई नहीं, मैंने वो रिपेयर कर दिया, उसको घर भेज दिया, ठीक है, मैंने उसको बस एंटीबायोटिक्स दे दी, उसने एक दिन खाई, 5 दिन खाई नहीं, वो इन्फेक्टेड हो गया। यानी कि मीन्स ये सारा कुछ के क्लिनिकल गवर्नेंस में चला जाता है। और जब एग्ज़ाम में सिनेरियो आता है, इनमें से कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है। दो तीन चीज़ें, नोट्स नहीं लिखे, जैसे हम आगे करेंगे, नोट्सों में मीन्स 4-5 लाइनें लिखी जबकि ऑपरेशन 2 घंटे का था, यानी कि नोट्स इनकम्प्लीट थे, कि नोट्सों से आइडिया नहीं हो रहा था कि ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ है। तो उस पर आप कमेंट करते हैं कि देखें जी नोट्स कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह मीन दिस इज़ कॉल्ड क्लिनिकल गवर्नेंस, ठीक है। अब ये क्लिनिकल गवर्नेंस के ऊपर है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है ये इंसिडेंट रिपोर्ट है, आप ये देखें, रूट कॉज एनालिसिस है, फिश बोन डायग्राम पूछा जाता है, और फिर ये एग्जांपल्स हैं, सिनेरियोज और उनकी कीज़ हैं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 और उनकी की, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।